Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Historical Perspectives in Education की क्लास में आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र एक बार पुनः अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, मीट में उपस्थित है, स्क्रीन उन्होंने शेयर कर लिया है। Yes. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के साथ। वीरेंद्र, साथ ही साथ आप पूछ नहीं रहे हैं कि कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज इस बात का भी ध्यान रखिए जरा, है ना? Yes, और ma'am. हाँ, अगर आप रेडी हैं तो क्लास इज ऑल योर्स। Okay, ma'am. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you. Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon, sir. जैसा कि कई दिन से प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, तो हो सकता है आज लास्ट हो, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि जो राधा कृष्णन आयोग, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसमें जो सिफारिशें की थी, जो आयोग ने जो सिफारिश की थी उसे 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 17 चैप्टर देख लिए हैं और एक चैप्टर बचा है। उसके बाद गुण दोष बचे हैं, और जो इस समय प्रभावी जो सिफारिश उस समय थी जो शिक्षा में, उसका क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ समस्या हो तो बता सकता है, पूछ सकता है, या कुछ सलाह हो तो दे सकता है। तो हम लोगों ने अंत में देखा, जो कल जहाँ लेक्चर समाप्त हुआ था, वहाँ हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो विश्वविद्यालय थे कार्य कर रहे थे, उनमें क्या वहाँ का सिलेबस था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, और क्या क्या सुविधाएं वहाँ थी, कौन कौन से पाठ्यक्रम चल रहे थे, कोर्सेज चल रहे थे, तो उनके बारे में विश्वविद्यालय आयोग ने चर्चा की थी। और वहाँ पर जो भी समस्याएं वर्तमान समय या आने वाले समय में थी, उस पर भी चर्चा करी गई थी। और जो भी वहाँ पर कोर्सेज चलाए गए थे, या जो भी वहाँ पर वित्तीय जो कह सकते हैं जो वित्तीय आवश्यकता थी, उसको भी ध्यान में रखकर बात करी गई थी। और फिर जो विश्वविद्यालय और थे जो स्टेट लेवल पे उस समय कार्य कर रहे थे, जिसमें से लगभग 20 विश्वविद्यालयों की चर्चा की गई थी आयोग द्वारा, कि यहाँ पर हमें किस तरह से जो शिक्षा है, जो सुविधाएं हैं, या फिर जो शिक्षा और शोध का जो विषय है वह कैसा होना चाहिए, और किस तरह से हमें अपनी जो पाठ्यक्रम है वो बनाना चाहिए, कि जिससे कि हम आने वाले समय में हम एक अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकें। और जो भी यहाँ से जो विद्यार्थी निकले, वह बेरोजगार न बैठे, उसे कुछ न कुछ व्यवसाय के रूप में कुछ न कुछ करने, वह या तो अपने से या कहीं उसे रोजगार मिल सके, ये बात करी गई थी। फिर जो नए विश्वविद्यालय खुल रहे थे, ओपन हो रहे थे, जो नए नए जो यूनिवर्सिटी जो बन रही थी, उसकी बात करी गई थी कि जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की बात करी गई थी, कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनेगा तो उसके द्वारा वहाँ पर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए, और वहाँ के जो भी नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनके लिए अस्थायी आज्ञा पत्र जारी किया जाए। और जो भी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनमें जो अनुदान है,
जो धनराशि है वह देने की बात करी गई थी, जो जितना जिस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, शहर में है, ग्रामीण में है, तो किस जगह पर है, अगर कहाँ पर उसकी आवश्यकता है, इसकी बात की गई थी कि जो अनुदान है वह भी देने की बात की गई थी। शैक्षिक विधियों के प्रयोग को देखें तो वहाँ पर स्वतंत्रता थी कि जो भी नए विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर हम जो शैक्षणिक विधियाँ हैं, जो टीचिंग मेथड है, वह किस प्रकार से कौन सी टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, वह उनके लिए स्वतंत्रता थी कि आप नए नए टीचिंग मेथड पर काम कर सकते हैं और उन पर शोध करके बता सकते हैं कि यह जो टीचिंग मेथड है यह प्रभावी। शैक्षिक आवश्यकता अनुसार शहरी एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय का निर्माण, जो आवश्यकता कहाँ पर अधिक है उस हिसाब से, अगर शहर में अधिक आवश्यकता है तो शहर में, और ग्रामीण में है तो ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया जाए। मान्यता देने हेतु यूजीसी नियम बनाएगी तथा पहचान करेगी। जो भी मान्यता देने की बात की गई तो यूजीसी मान्यता देगी, वही वहाँ पर विश्वविद्यालयों का अवलोकन करेगी, देखेगी, और जो भी नियम बनाए गए होंगे उस हिसाब से अगर वह विश्वविद्यालय होगा तो उसे मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय, जो कि कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उसका जो पहल थी, उस समय जो माहौल चल रहा था देश का, तो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक था। इसीलिए इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात, ग्रामीण कॉलेजों की बात अधिक की गई थी इनके द्वारा इस आयोग में, और जगह जगह ग्रामीण विश्वविद्यालय का निर्माण की बात की गई थी। और इन्होंने जो ग्रामीण विश्वविद्यालय थे उनमें कई तरह के नियम थे कि जैसे कोई ग्रामीण विश्वविद्यालय है तो उससे रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेज, वहाँ एडमिशन हो, कितना हो, कैसे हो, तो इस सब की भी चर्चा की गई थी। इसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय में बात कहा गया था कि जो रूरल, जो ग्रामीण उच्च शिक्षा है वह कैसी है, इसको पहले देखा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो भारत देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उच्च शिक्षा लेने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं, तो उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाए कि वहाँ कहाँ कहाँ ग्रामीण या कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय है। और जो सेकेंडरी स्कूल थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो सेकेंडरी स्कूल थे उनको भी विजिट करने की बात कही गई कि वहाँ देखा जाए कि शिक्षा कैसे दी जा रही है, किस माध्यम से दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, इस पर। और फिर इन्होंने बात की कि ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। ग्रामीण शिक्षा परिषद जो कि अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का जो केंद्र में काम करता था, उसी के तहत ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना करने की बात करी गई थी कि जो प्रत्येक राज्य है उनमें ग्रामीण शिक्षा परिषद खोला जाए और वहाँ से जो ग्रामीण शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं या जो नीति निर्माण किया जाए वो वहाँ से किया जाए, जो कि हमें लागू करने में भी आसानी होगी। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, इन्होंने कह सकते हैं कि सबसे अधिक जोर जो दिया था वो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना पर ही दिया था कि जो उस समय का देश की अपनी स्थिति थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती थी, तो उनके लिए इसीलिए कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है
वहाँ विश्वविद्यालय बनाए जाएं। अब केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से व्यय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो राज्य सरकार है, वह संयुक्त रूप से धन खर्च करेंगी और विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे। जो ग्रामीण विश्वविद्यालय थे उनमें अधिकतम छात्रों की संख्या 2500 होनी चाहिए, कि इससे अधिक छात्र जो विश्वविद्यालय बनाया जाए, ग्रामीण विश्वविद्यालय, उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी न हो। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराना, जो भी टीचर है या जो स्टूडेंट है वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र, जैसे जहाँ विश्वविद्यालय बनाया गया है उस आसपास के क्षेत्र जो भी गांव हैं या जो लोग हैं, वहाँ की जो समस्या है उससे लोगों को अवगत कराना, बताना कि क्या क्या समस्या है। फिर समाज कल्याण, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक इंजीनियरिंग और ग्राम चिकित्सा आदि विषय रखे गए। जो ग्रामीण विश्वविद्यालय था उसमें ग्रामीण क्षेत्र से ही जो सब्जेक्ट हैं वो रखे जाएं, उनमें उनको ट्रेंड किया जाए और जो भी लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रशासन कैसे के करना है, समाज कल्याण के लिए कैसे कैसे कार्य करने हैं, सामाजिक इंजीनियरिंग और जो ग्रामीण समाज शास्त्र है कि गांव का जो समाज है वो कैसा है, उसके क्षेत्र में जो शोध हो सके, और ग्राम चिकित्सा आदि के जो विषय हैं वो रखे जाएं, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी अच्छे से विकास हो सके। ग्रामीण समस्याओं और व्यवसायों की सामान्य जानकारी, जो भी ग्रामीण समस्याएं हैं जो गांव से रिलेटेड, तो और जो भी व्यवसाय किए जा रहे हैं तो उस पे भी जो जानकारी हो वह विश्वविद्यालय को करनी चाहिए, या जो वहाँ पर लोग विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं शिक्षण कार्य से, तो उनको भी पता होना चाहिए। सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य को 50-50%। इससे आशा है कि जो भी हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं या जो सैद्धांतिक ज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालय में, उसका प्रयोग कराया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र है उस जहाँ विश्वविद्यालय है उसके आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, हम जितना पढ़ाएं उसका, अगर हम 50% पढ़ा रहे हैं तो उसको 50% प्रायोगिक कार्य, उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको देना चाहिए। सावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना, जो आवासीय विद्यालय थे, जो सावासिक शासन जो विश्वविद्यालय में हो, आवास जो रेजिडेंशियल बनाया जाए वह जैसे हॉस्टल हो गया, तो यह जो स्नातक पूर्व ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि स्नातक पूर्व जो कॉलेजेस हैं उसमें व्यवस्था हॉस्टल की जाए, जिससे कि जो बच्चे आए वह शुरू से ही हॉस्टल में रहने की आदत होगी, तो आगे जो विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर रहने की आदत होगी। किसी विशेष विषय को अध्ययन करने की सुविधा, अगर जो रूरल विश्वविद्यालय है, अगर कोई विशेष विषय में अगर अध्ययन करना चाह रहा है कोई, जैसे किसी एक क्षेत्र में, जैसे सामाजिक प्रशासन हो गया या ग्रामीण समाज शास्त्र हो गया, समाज कल्याण के जो क्षेत्र है उसमें कार्य करना चाह रहा है, तो वह एक विषय को लेकर सही से अध्ययन और शोध कर सके। अब यहाँ पर जो सिफारिशें थी विश्वविद्यालय आयोग की वह समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे आयोग के क्या गुण हैं। आयोग के गुण में देखते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। जैसा कि जो शिक्षा थी उस समय हम विश्वविद्यालय शिक्षा की बात कर रहे थे,
हायर एजुकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय ने कहा कि जो उच्च शिक्षा हो वह समवर्ती सूची में रखी जाए। तो जो उच्च शिक्षा की बात की थी, लेकिन समय के साथ फिर पूरी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा अनिवार्य। जो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम था उसको लाया गया और सामान्य शिक्षा अनिवार्य की गई। सामान्य शिक्षा से आशय है कि जो जैसे चारित्रिक विकास या फिर नैतिक विकास, शारीरिक विकास, ऐसे जो सामान्य शिक्षा है उसको भी अनिवार्य किया गया। शिक्षण स्तर में सुधार। जो डिफरेंट शिक्षण स्तर थे अलग अलग, स्कूली लेवल, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, तो इसमें काफ़ी सुधार किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, यूजीसी का भी गठन किया गया। विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो उस समय था जब आयोग ने जो सिफारिश की थी उससे पहले उस समय विश्वविद्यालय अनुदान समिति चल रही थी, तो उसके स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाया गया। विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों पर अंकुश, जो कि विश्वविद्यालय से जब संबद्धता महाविद्यालयों को मिलने लगी तो कई बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे थे जो मनमाने ढंग से महाविद्यालयों को एफिलिएट महाविद्यालय खुलने लगे। तो वह विश्वविद्यालयों से जो मनमाने ढंग से जो संबद्धता थी वह उस पर अंकुश लगाया गया। विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को उच्च दिशा देना। जो भी व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा थी जिसे 7 भागों में बांटा गया था, कृषि, कॉमर्स और टीचर एजुकेशन, चिकित्सा विधि और टेक्निकल एजुकेशन, जो ये बांटे गए थे उनको भी अच्छे दिशा दी गई कि कौन किस तरह से अच्छे ढंग से उनमें अच्छा कार्य कर सके। विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में सुधार हेतु सुझाव। विश्वविद्यालय ने उस समय जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने कहा कि अगर हमें एक बात पे केवल सुझाव देने की बात करी जाए तो हम पहले विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सुधारने की बात करेंगे। तो विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं थी उस समय बहुत कह सकते हैं कि सही नहीं थी, तो ऐसे ही उनमें काफ़ी सुधार लाया गया। शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार। जो शिक्षक थे उनके भी उस समय जो वेतन मिलता था, जो वेतन की व्यवस्था थी वो बहुत कम थी, इसलिए जो शिक्षक थे वो रुचि नहीं लेते थे, या जो शिक्षा क्षेत्र था उस समय शिक्षक नहीं बनना चाह रहे थे। तो उसमें जो वेतन थी और जो सेवा शर्त थी, जैसे सैलरी इंप्लीमेंट बढ़ाने की बात और प्रमोशन की बात, तो ये सब जो आवास की बात, तो इन सब से क्या हुआ, उसमें सुधार आया। पदोन्नत के लिए योग्यता व शोध कार्य को महत्व। जब हम प्रमोशन देने की बात की गई तो केवल उम्र की बात नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले जब होता था तो एज के हिसाब से जो जितना उम्र अधिक है उसी हिसाब से प्रमोशन होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, तो जो भी प्रमोशन दिए जाए वह योग्यता, जो भी उनका योग्यता हो उसको परखी जाए, और उसके साथ साथ शोध कार्य, जितने भी उन्होंने शोध कार्य किए हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, प्रकाशित कराए हैं, इन सब पर भी महत्व देना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। जो उस समय विद्यार्थी थे, शिक्षा ले रहे थे, उनके लिए भी जो विद्यार्थी कल्याणकारी जो परिषद था उसका गठन किया गया, और इसे जो भी जैसे
छात्रवृत्ति की बात करी गई और वेलफेयर की बात की गई, और जो छात्र संघ वगैरह छात्र संघ था उस पर बात की गई कि जो छात्र से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको भी लागू किए गए। ये छात्र की आयोग के यह विभिन्न गुण। अब आयोग के प्रमुख दोष क्या क्या हैं? उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में व्यापकता। आयोग ने उच्च शिक्षा के इतने अधिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए कि जिससे कि पूरे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, या फिर जितने भी उद्देश्य बनाए गए उनमें उसको सही से फॉलो अप नहीं किया गया कि ये उद्देश्य हैं तो हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है। इसी बात या कह सकते हैं कि जो इतने अधिक उद्देश्यों का निर्माण कर दिया गया कि जिससे कि लोग उसे पाने में असमर्थ थे। धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता। उस समय जो धार्मिक शिक्षा की बात इन्होंने की थी कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो यह भी एक दोष था। इन्होंने लेकिन कहा था कि जो धर्म है वह जो सभी धर्मों का मूल है उसको रखना चाहिए। तो लेकिन जहाँ कट्टरता या फिर ये चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर जो धार्मिक उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यह यहाँ पर भी एक दोष दिखाई देता है धार्मिक शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्टता। शिक्षा का जो माध्यम है, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है हायर सेकेंडरी लेवल और विश्वविद्यालय स्तर पर, वहाँ पर जो माध्यम हो वह रीजनल लैंग्वेज और फेडरल लैंग्वेज और इंग्लिश की भाषा की बात की थी, कि जिसमें जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी बात की थी, और जो संघ की भाषा हिंदी है उसको भी बात करी थी, और उसके बाद जो अंग्रेजी को भी इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भी होनी चाहिए। तो इससे एक अस्पष्टता आती है कि शिक्षा का माध्यम क्या बनाया जाए, कि क्षेत्रीय भाषा बनाए कि हिंदी बनाए कि अंग्रेजी बनाए। तो इससे भी एक अस्पष्टता का जो सुझाव है वो भी आता है कि हमें एक भाषा नहीं बताई गई कि शिक्षा का माध्यम यही होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण। जैसा कि आयोग का मानना था कि स्त्री को ऐसी शिक्षा इतनी शिक्षा दी जाए कि वह सुमाता और सुगृहिणी ही बन पाए, कि अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए और अपने घर का जो बजट है या अपने घर का जो मैनेजमेंट है वह अच्छे से कर पाए। बस इतनी शिक्षा की आवश्यकता आयोग को महसूस हुई, जो कि स्त्री शिक्षा के लिए यह बहुत संकुचित दृष्टिकोण, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती, कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात ज़्यादा नहीं कही गई। तो यह भी दोष था। ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव अव्यवहारिक। जैसे कि उस समय जो अपना देश था वह ग्रामीण कहा जा सकता है कि गाँवों का देश कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। तो जो ग्रामीण इलाका था वो अधिक था, और ग्रामीण हर जगह विश्वविद्यालय की स्थापना करना, यह अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित कर करके और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना करना, तो ये बहुत अधिक विश्वविद्यालयों की संकल्पना की कि हर जगह जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो इतने अधिक विश्वविद्यालय बनाने या फिर उसको मैनेज करना अधिक मतलब कह सकते हैं कि जो अधिक से अधिक विश्वविद्यालय बनाने और उसको मैनेजमेंट करने का जो प्रशासनिक कार्य है वह वहाँ पर उतने लोग चाहिए, उतने प्रशिक्षित लोग चाहिए, जो कि उस समय उतने लोग अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ भी यह एक जो विश्वविद्यालय था ग्रामीण क्षेत्रों में वह नहीं बन सका उतने अधिक मात्रा में, तो यह भी एक दोष था। शिक्षकों के वेतनमान में भेदभाव।
जो उस समय शिक्षक कार्य कर रहे थे, जैसे जो विश्वविद्यालय स्तर पर काम कर रहा था और जो एफिलिएटेड कॉलेज या स्टेट लेवल पे जो कार्य कर रहे थे और जो कह सकते हैं सेंट्रल जो ऑल इंडिया लेवल पर जो विश्वविद्यालय थे, उनके जो वेतन थे उनमें भी बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलता था। तो इस पर भी जो एक दोष था आयोग का यह था। अब देखते हैं कि आयोग की जो सिफारिश थी उसका जो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं कि जो 1976 में संपूर्ण शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। जैसा कि कहा गया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संपूर्ण शिक्षा को, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, चाहे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सभी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में रखने से आशा था कि उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट था या फिर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार थी, दोनों नियम बनाएंगे, या जो जैसे अगर राज्य सरकार नियम बना रहा है, अगर वह सही नहीं है तो उसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी, तो दोनों की सहमति से कार्य किया जाएगा। अब विश्वविद्यालयों की स्थापना द्रुत गति से हुई। उस समय जो विश्वविद्यालय की सिफारिश थी कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की जाए, तो बहुत तेजी से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और कई सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की गई 1954 में। इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय थे या ग्रामीण क्षेत्र की उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उस पर ध्यान देती थी ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाया गया, जो कि 1953 में विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। पहले होता था कि दो वर्षीय स्नातक कोर्स हुआ करते थे, और इसके बाद फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लाया गया। और त्रिवर्षीय पहले जो होता था तो स्नातक जैसे 2 वर्ष का है तो 2 साल पढ़ने के बाद फिर लास्ट ईयर में एग्जाम होता था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होगा उसमें प्रत्येक वर्ष एग्जाम होंगे और पास करना होगा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रादेशिक भाषाओं में प्रारंभ की जाए। जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो प्रदेश की भाषा है, उसमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जैसे हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो अलग अलग भाषाओं में हमें बुक किताबें मिलती हैं या जो मटेरियल है वो प्राप्त होते हैं। तो जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें उच्च शिक्षा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ 1959 में और राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1963 में की गई। एनसीसी और एनएसएस, जिसे एनसीसी के प्रारंभ किया गया, जिससे कि जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अनुशासन की भावना आए, उनमें समाज सेवा की भावना आए। तो इस तरह से हमें एनसीसी और एनएसएस की शुरुआत करी गई। शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि करने के साथ उनकी सेवा शर्तों में सुधार।
क्योंकि बात करी गई थी कि जो भी शिक्षक हैं उनके वेतनमान में वृद्धि की जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं, आवासीय सुविधाएं दी जाएं, और जो भी अगर चिकित्सीय सुविधा है तो वो दी जाए। तो ऐसे जो आयोग की सिफारिश थी उसी आधार पर शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की गई। जैसा कि पहले के हिसाब से अब जो शिक्षक हैं अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, और जो उनकी सेवा शर्तें हैं, जैसा कि स्टेट लेवल पे तो नहीं, जो सेंट्रल के शिक्षक हैं उनको बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, चिकित्सा सेवा, आवासीय सेवा, तो ये सब सेवाओं की व्यवस्था करी गई। अनेक छात्र कल्याण योजनाएं लागू की गई, जैसे कि छात्र कल्याण योजना में छात्रवृत्ति को प्रत्येक छात्र तक देने की बात करी गई। जैसा कि अभी देखने को मिलता है जो विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते हैं और उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को जो छात्रवृत्ति वो दी जाती है। उसके बाद हॉस्टल की व्यवस्था और वहाँ पर मेस की व्यवस्था, तो जो भी छात्र से रिलेटेड जो योजनाएं थी उसे चालू स्टार्ट किया गया। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग था उन्होंने बहुत से सुधार जो थे वह किए उच्च स्तरीय शिक्षा में या उच्च शिक्षा में, और जैसे कि समवर्ती सूची, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और जो शिक्षण के मानक हैं उनको, और जो छात्र सलाहकार बोर्ड या जो छात्र से संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की, स्त्री शिक्षा में भी विकास किया गया, और शिक्षक प्रशिक्षण आदि में जो सुधार किए गए वह विश्वविद्यालय अनुदान की बहुत बड़ा योगदान था। और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा कि जो आयोग ने हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पर गंभीरता पूर्वक मनन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और साथ ही अमूल्य सुझाव दिए। हमारी सरकार ने इस आयोग की काफी सुझाव को स्वीकार किया और उसमें उच्च शिक्षा में सुधार किया गया, क्योंकि उस तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके कथन थे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत सी चीजें जो बहुत से जो क्या कहते हैं कि अच्छे नियम दिए, जिससे कि आज विश्वविद्यालय शिक्षा में काफी सुधार हो पाया है। अगर पूरी तरह से विश्वविद्यालय अगर शिक्षा आयोग को पूरी तन्मयता के साथ अगर लागू किया गया होता तो स्थिति और भी अच्छी होती। धन्यवाद। आलोक ना, आप सभी आलोक। का धन्यवाद। किसी को कहीं कोई समस्या हो तो बता सकता है, अगर कोई सुझाव है तो दे सकता है। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था। नहीं देखो, ये बात गलत है ना, ये चीजें आपको नहीं बोल, दर्शिका नहीं, ये चीजें आपको नहीं बोलनी है, ये चीजें मैं बोलूंगी। मैम फीडबैक के लिए दे रहे थे। फीडबैक हम दे देंगे बेटा, आप लोग क्वेरीज कर लीजिए अगर कोई क्वेरीज है। आलोक मैम जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया। चलो बढ़िया है। आलोक देखो है नहीं, आलोक गायब है। ठीक है, लक्ष्मी। यस मैम, यस मैम। हाँ, दर्शिका कौन है, इसको तो मैं पहचानती ही नहीं। सुप्रिया। हाँ मैम, बोल रहे हैं मैम। यस मैम। तुम सुप्रिया हो? यस नेहा। मैम। यस मैम। सुप्रिया को पता चल गया कि ससुराल में कितने 20 मिलके 100 होते, उसकी आवाज ही बदल गई, बिल्कुल दब गई। यस मैम। सीता। सीता सीता वो भी ससुराल वाली हो गई, उसकी भी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, अटेंडेंस चाहिए होगी, हम गुड फेथ में अटेंडेंस लगाते रहे तुम लोगों की। अभिषेक। यस मैम। वो कौन है जिसका बच्चा है छोटा? प्रताप। यस मैम। रिंकू। यस मैम। पवन। यस मैम।
सुचिस्मिता, Yes, ma'am. आस्था, Yes, ma'am. अंजना, अंजना चाय चढ़ाने गई है अंजना। कृति, Yes, ma'am. अंजना, अंजना अभी देखो क्लास में है नहीं। हाँ, दोनों ए वाले, आलोक भी गायब, अंजना भी गायब। मैम मैं बोल रहा हूँ मैम बोल रहा हूँ मैम। जब मैंने आवाज लगाई तब आप उस वक्त नहीं थे, नहीं मेरा माइक मैम खुल नहीं पाया था मैम। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल चलिए अब प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। वीरेंद्र, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बीइंग अ टीचर, व्हेन यू एंटर द क्लास यू हैव टू बी लिटिल एंथुजियास्टिक। आप थोड़ा सा ऐसे रहे कि आपकी आवाज से बच्चों, आवाज में खनक होनी चाहिए। बच्चों को ऐसा ना लगे कि क्या सबकी तबीयत खराब है, इतनी गिरी गिरी आवाज क्यों हो रही है, इस तरीके के एक्सप्रेशंस ना आए। आवाज जैसी है वैसी है, आवाज भारी है, यस मधुर है, मीठी है, कैसी है जैसी भी है, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आवाज में सुनने के बाद, आपके वर्ड सुनने के बाद स्टूडेंट्स को कहीं भी ये ना लगे कि क्या सर की तबीयत खराब है, क्या सर आज थोड़े से परेशान है। इस तरीके से थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा जैसे वीरेंद्र तुम बड़े बेमन से, नीरस भाव से ऐसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, रेफरेंसेस मैंने देख लिए, ठीक है। एल, एस और के कैसे आ गए ये नीचे, एस पी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेफरेंसेस किसी एक बच्चे ने भी नहीं, मैं कह रही हूँ मैम तुम लोगों के दोनों रिसर्च के टीचर्स इतनी तारीफ करते हैं, पर मैं सिर्फ रेफरेंसेस ऐसे ही देखती हूँ सुपरफिशियली, मैंने पढ़ाया नहीं है ये पेपर, और पढ़ के भी कब छोड़ दिया है, आज से 10-15 साल पहले। एक एक नजर में चीजें नजर आती, तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते भी चीजें रिवाइज नहीं हो पाती है, क्यों ऐसी गलतियां बार बार करते हो। यस मैम, ऊपर नीचे हो यस मैम, हाँ क्यों किया फिर ऊपर नीचे, क्या अलाउड है ऐसा। नहीं मैम, थोड़ा सा हिंदी वाले में इधर उधर हो। कुछ कहिए, बहाने हैं। फिलहाल आपकी प्रेजेंटेशन ठीक थी, आपने बहुत विस्तार में बताया, लेकिन हाँ बोलने के तरीके में, आवाज में उतार चढ़ाव, जो कि बीएड करने के दौरान ही हम देखते हैं कि यू हैव टू कीप चेक ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन समझते हैं ना आप, उसको थोड़ा सा अडॉप्ट कर लीजिए। आपके एक आध दो पेपर में प्रेजेंटेशन रह गए हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन कर लिया है। मैं आपके सुनूंगी वो प्रेजेंटेशन, रिसर्च में होगा आपका या मेजरमेंट में होगा, तो मैं सुनूंगी आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। उस वक्त मैं आपके जी उसमें ये बदलाव चाहती हूँ, ये बदलाव मैम, चाहती हूँ। हो गया मैम, मेजरमेंट में हो गया, केवल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया है, मेजरमेंट में बाकी है। मेजरमेंट में बाकी है ना, तो मैं मैम के साथ बैठी हूँ, मैं आपकी प्रेजेंटेशन सुनूंगी, ठीक है। और आवाज ठीक बिल्कुल इतनी है। दबी हुई आवाज में, इतनी बुझी हुई आवाज में आप नहीं बोलेंगे, उत्साह के साथ पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। इतना बढ़िया, इतने डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा मजे में पढ़ा दे तो और अच्छा रहता। फिलहाल with this I end today's meet. Thank you everybody. Thank you, थैंक ma'am. यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।